गुमनाम, ये शब्द ही अपने आप में बेनाम है। तो सोचो उन देश के रखवालों के बारे में जो इस गुमनामी को अपने सहन से लगाकर अपनी जान की परवाह किए बिना भारत माँ की रक्षा को अपना कर्तव्य मान केसरिया रंग में रंग जाते हैं, सहते हैं जैसे कोई लाश हो, लगता है कि कफन बांध कर चलते हैं। ना जाने कब मौत उनकी ओर रुख कर जाए। ये लोग अपने परिवार, अपने देश, यहाँ तक कि वो अपने आप से भी जुदा हो जाते हैं, भूल जाते हैं वो कौन है। बस याद रखते हैं तो उस जननी को, जानते हैं कि एक भूल जहन्नुम तक का रुख कर सकती है। और जिस भूमि और देश के लिए वो कुर्बान हो रहे हैं, वो देश भी पहचानने से इनकार कर देने वाला है, पर वो बिना डरे, बिना हिचकिचाए अपनी अदा फर्ज करना नहीं भूलते। ना जाने ऐसे कई बलिदान दिए हैं देश के वीरों ने जिनका नामो निशान नहीं है। अगर हम अपनी नज़र से देखने जाएं तो ना जाने ये दुनिया उन अंधेरी रातों से भी कहीं ज़्यादा अंधेरी है जहां वीर गति को पाने पर एक फ़क्र एवं गर्व का आंसू तक नसीब नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई अदा नहीं करना चाहता, बस सब अनजान हैं। अगर जानते भी हैं तो सिर्फ बहाना जो वो अपने परिवार को बताकर जाता है, इस चिंता में कि वो कहीं ये बलिदान का फर्ज अदा करने से रोक ना ले। खैर, ये तो हमारा नज़रिया है। अगर उनके नज़रिए से देखने जाएं तो वो अंधेरे में भी एक रोशनी है जो उन्हें डटे रहने पर, जिंदगी जीने पर मजबूर करती है। हम तो जिंदगी की करवटों में नाराज़गी जताने लगते हैं। खैर, मैं भी क्या बात कर रही हूँ। नाराज़गी तो वहाँ होती है जहाँ कोई आस होती है, और यहाँ पे तो कोई आस ही नहीं। हाँ, ता आप सही समझे, मैं उन्हीं इंडियन स्पाई की बात कर रही हूँ जिन्होंने भारत का सर कभी झुकने नहीं दिया और ना कभी हार का सामना करने दिया। शरण कौर, ये कहानी है शरण कौर की 1834 की, जब सिख एम्पायर अपने पीक पर था, जो कि स्थापित किया था महाराजा रंजीत सिंह ने। उनकी सेना के कमांडर थे हरि सिंह नलवा, जो कि जमरूद फोर्ट की देखरेख करते थे। खैर, ये तो सिख साम्राज्य की बात हुई। अब आते हैं शरणी कौर पे। आपको लगा होगा कि मैंने शरण ना बोलकर शरणी क्यों बोला, तो इसके पीछे भी एक कहानी है, चलिए सुनते हैं। तो जब शरणी बिहा कर अपने ससुराल जा रही थी, उस बीच उन्हें अफगानी मिलते हैं जो कि डाका डालने आए थे और शरणी को भी खींच कर ले जाते हैं। उस बीच खालसा के सैनिक आ जाते हैं जो कि शरणी को बचा लेते हैं, और फिर शरणी ने हरि सिंह नलवा को कहा कि शुक्रिया, और फिर गुजारिश करते हुए बोली कि अब मैं ना मायके की और ना ससुराल की, कृपया कर आप मुझे शरण दें। उस दिन से हरि सिंह नलवा ने शरणी का नाम बदल के शरण कर दिया, क्योंकि वो उनकी शरण में आई थी। फिर शरण कौर हरि सिंह नलवा से कहती है कि मैं भी खालसा बनना चाहती हूँ। फिर उसे तलवार चलाने की तालीम दी जाती है, और फिर उसे एक मकसद के लिए अफगानी महिला बना के अकबर अली के पास भेजा जाता है। जैसे कि वो पश्तो भाषा जानती थी तो उसे कोई पहचान नहीं पाएगा या कोई उस पर शक नहीं करेगा। फिर वे जाती है और कहती है अकबर अली से कि आप मुझे इन सिखों से बचाइए और बताइए कि आप कैसे उन्हें हराएंगे। और फिर अकबर अली सारी रणनीति बताते हुए कहता है। ये सब जानकर वो उसे वहीं मार डालती है और वहाँ से बचते बचाते भाग निकलती है और सारी जानकारी हरि सिंह नलवा को दे देती है। फिर आता है वो समय जब महाराजा रंजीत सिंह ने अपने पोते की शादी में अफगान के सरदार मोहम्मद को बुलाया था और ब्रिटिशर के कमांडर इन चीफ जनरल फैन को भी। यहाँ पर मोहम्मद आया तो था, पर हमले के इरादे से। इसकी खबर शरण कौर को पड़ती ही वो हरि सिंह नलवा से जा मिलती है और फिर हरि सिंह नलवा अपनी फौज के साथ लाहौर पहुंच जाते हैं। उन्हें देख अफगानी डर जाते हैं
और अपने इस मकसद में नाकामयाब रहते हैं। फिर सिखों की एक बार फिर से जीत होती है, पर किसी अफगानी के गोली या तलवार से हमला करने पर हरि सिंह नलवा की मृत्यु हो जाती है और ये खबर शरण कौर पता नहीं चलने देना चाहती थी, वरना अफगान उनके सर पर चढ़ बैठते और ऐसा 10 दिन तक चलता है और फिर महाराजा रंजीत सिंह सेना को लेकर आए और अफगानियों को भगा दिया और जीत के बाद महाराजा रंजीत सिंह ने शरण कौर को उनकी सेना का नेतृत्व करने के लिए रखा। अजीज उन निशा, अगर आप हीरा मंडी की बिपोजान से वाकिफ हैं और अजीज उन निशा से नहीं, तो ये बड़े तकल्लुफ़ की बात है। बचपन में उन्हें नाचने गाने की तालीम मिलती थी, जैसे कि वो प्रोस्टिट्यूट जगह से ताल्लुक़ रखती थी, पर उस ज़माने में कोठा एक कला का केंद्र माना जाता था। वहाँ पर कला सिखाई जाती थी। अजीज़ उन निशा लखनऊ से कानपुर आ गई क्योंकि वो आज़ाद किस्म की थी, तो वो फ्रीली अपना ब्रोथल चलाना चाहती थी। ऐसा माना जाता है कि अजीज़ उन निशा शमशुद्दीन से प्यार करती थी, जो कि शमशुद्दीन जो थे वो मंगल पांडे से बहुत प्रभावित थे, तो वो एज ए रिवॉल्यूशनरी काम करते थे। जैसे कि अजीज़ उन निशा के ब्रोथल पर अंग्रेज़ों का आना जाना रहता था, तो वो सारी जानकारी छुप छुप कर सुनती और शमशुद्दीन को बता देती। शमशुद्दीन नाना साहेब, तात्या तोपे और कई बड़े लीडर्स के साथ क्रांतिकारी संबंध भी रखते थे। फिर अजीज़ उन निशा ने एज ए स्पाई काम करने लगी और अच्छे कपड़े, इत्र और उन सबको ना चुनकर वो रिवॉल्यूशनरी का भेष धारण करती है और शमशुद्दीन के मौत के खबर सुन के वो पागी हो जाती है और हाथ में बंदूक थाम लेती है और जुट जाती है देश की आज़ादी की राह पर। दुर्गा भाभी, 7 अक्टूबर 1907 में उनका जन्म हुआ। फिर बड़ी हुई, उनका बिहार भगवती चरण वोहरा से कराया जाता है, तो आए दिन इनके घर में भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद का आना जाना लगा रहता था। दुर्गा ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर भगवती चरण वोहरा ने उनको पढ़ाया, लिखाया और सक्षम बनाया और हाथ में बंदूक थामना भी सिखाया। उस समय जब सारी महिला चूल्हा चौका चला रही थी, उस वक्त दुर्गा क्रांतिकारियों के साथ मिलकर आज़ादी की खिचड़ी पका रही थी और सबको जागरूक करती, देश की आज़ादी में जुड़ने की प्रेरणा देती। 1928 की बात है। बंगाल, राजस्थान, यूपी और पंजाब के क्रांतिकारी मिले और एसोसिएशन बनाया। एसोसिएशन का नाम HSRA रखा गया, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और उसी वक्त साइमन कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करने आता है और इस बात का अपोज करते करते गो बैक साइमन का नारा बनता है। वही नारा लगाते लगाते लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी से हमला हुआ और उनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। दुर्गा ने ये सुझाव दिया कि लाठी चार्ज के ऑर्डर देने वाले की ही हत्या कर डालते हैं, मतलब ब्रिटिश ऑफिसर स्कॉट की, और इसे सुन भगत सिंह ने हामी भर दी और प्लान बनाया कि जिस बोगी में स्कॉट जा रहा होगा उस बोगी पर बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे, पर गलती से साउंडर की हत्या हो जाती है। तो इस बात की खबर पड़ते ही भगत सिंह अपनी बियर्ड शेव करा लेते हैं और बाल कटवा लेते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न पाए। फिर दुर्गा भाभी ने दूसरा प्लान बनाया कि कैसे लाहौर टू कलकत्ता बाई ट्रेन जाएंगे और उन्होंने भगत सिंह की पत्नी का रोल निभाया और यहाँ पर राजगुरु नौकर बने और चंद्रशेखर आज़ाद सन्यासी के रूप में नजर आते दिखे। पर ब्रिटिशर को उन पर शक हो जाता है, तो वो उनके कंपार्टमेंट में चेक करने आता है, तो दुर्गा उनके हाथ में अपना बच्चा थमा देती है और फिर वो बच्चा उनको लौटाकर वापस चले जाते हैं।
फिर वे कलकत्ता पहुंचे, वहां के क्रांतिकारियों के साथ हाथ मिलाया। उनमें से एक थे जतीन्द्र नाथ बोस। और फिर भगत सिंह कलकत्ता में रहने लगते हैं और दुर्गा भाभी वापस लाहौर चली जाती है। लंबे समय के बाद खबर आती है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अरेस्ट हो चुके हैं। तो फिर लाहौर में बम बनाने की काम तेजी से होने लगता है और वो लोग भगत सिंह को जेल से छुड़वाना चाहते थे। दो जेल हुआ करती थी, एक सेंट्रल और दूसरी बोस्टल। तो आदि क्रांतिकारी सेंट्रल में थे और भगत सिंह बोस्टल में थे, पर रोज उन्हें बोस्टल से सेंट्रल जेल में लाया जाता था। तो इसे नजर में रखते हुए ये योजना बनती है कि जब भगत सिंह को सेंट्रल जेल में ले जाया जाएगा तब जीप पर हम बम फोड़ देंगे। पर जब उस बम को भगवती चरण वोहरा टेस्ट करते हैं तो उनके हाथ में ही फट जाता है और उनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। और फिर जासूसी का काम उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और कई जगह पर भेस बदल कर गईं और बम रख कर आईं। उस बीच भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। फिर इसका जवाब दुर्गा भाभी ने एक अंग्रेज अफसर को शूट करके दिया। कुछ दिन बाद 31 मार्च 1913 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया और चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपने आप को गोली मारकर अपनी हत्या कर दी। अब अकेली एक दुर्गा भाभी बची थी। फिर वो इस सफ़र में अकेली चल दी, अपने बेटे को सही हाथों में देकर, और अपने आप को ब्रिटिशर के हवाले कर दिया। और 3 साल जेल में काटने के बाद उन्होंने रफ़ी अहमद मेमोरियल ट्रस्ट बनाया, जो कि लखनऊ में स्थित है। सरस्वती राजामणि। जब सरस्वती राजामणि 10 साल की थी तब उनके घर महात्मा गांधी आए और उन्होंने सरस्वती राजामणि को शूटिंग प्रैक्टिस करते हुए देख लिया और उसे देख वो बोले कि वायलेंस विल ओनली टेक अस टुवर्ड डिस्ट्रक्शन। पर सरस्वती ने उनकी बात ना मानकर शूटिंग जारी रखा। भगत सिंह को दी गई फांसी का विरोध सिर्फ एक लीडर ने किया, वो थे सुभाष चंद्र बोस। और उन्हें देख सरस्वती ने भी मन में ठान लिया कि वो नेताजी को सपोर्ट करेंगी। नेताजी की मेन स्ट्रेटेजी ये थी कि वो ब्रिटिशर पर हमला करना चाहते थे। इस कारण वो अलग अलग देश से, जैसे कि इम्फाल, कोहिमा, सिंगापुर, जापान और बर्मा से लोगों को इंडिया भेजते थे। और जापान ने तो नेताजी को अपनी 80,000 लोगों की आर्मी ही दे दी। उस आर्मी के चीफ थे जनरल टोजो और आज़ाद हिंद फौज में कुल मिलाकर 40,000 लोग थे। खैर, ये तो फौज की बात हुई। अब जब नेताजी रंगून आए चंदा कलेक्ट करने, तो वो सरस्वती राजामणि के घर भी गए। उन्हें देख राजामणि मानो पागल सी हो गई। नेताजी गहने वापस करने आए थे जो राजामणि ने चंदा के रूप में दे आई थी। फिर राजामणि ने पलटकर जवाब दिया कि ये आंदोलन सबका है, तो किस बात का इनकार, और कहा कि एक बात पर मैं ये वापस लूँगी, जब आप मुझे अपनी आर्मी में ज्वाइन करेंगे। और आखिर में नेताजी मान गए। फिर राजामणि को सुभाष चंद्र बोस ने नाम दिया सरस्वती। तब से वो सरस्वती राजामणि के नाम से जाने लगी। उन्हें पहले नर्सिंग की ट्रेनिंग दी गई। उस दौरान उन्होंने एक INA के व्यक्ति को ब्रिटिशर के साथ देखा। फिर वो तुरंत नेताजी के पास गई और उनसे कह दिया। फिर नेताजी ने उनको आर्मी में शामिल कर लिया और ट्रेनिंग भी दी। वहाँ सरस्वती की तरह और भी कई सारी लड़कियाँ थीं। उनमें से एक दुर्गा थी। तो सरस्वती और दुर्गा को नेताजी ने एक मिशन पर भेजा जहाँ उन्हें लड़की बनकर रहना था और कहा कि
ब्रिटिश कैंप में रहकर खुफिया जानकारी देनी है और कहा कि वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती थी और वेपन्स चुराकर नेताजी के पास भेजती थी। इस बीच दुर्गा पकड़ी जाती है। फिर सरस्वती ने प्लान किया कि दुर्गा को छुड़ाने का एक ही इलाज है। वो फिर बर्मा के लिबास में जेल में सफाई कर्मचारी बन के गई और दुर्गा को छुड़ाकर भागकर ले गई। इसे देख ब्रिटिशर भी उनके पीछे भागने लगे और सरस्वती के टांग पर गोली लग गई, पर तो भी वो भागती रही और जंगल में ट्री के ऊपर चढ़ गई जिससे कोई उन्हें देख ना पाए और 3 दिन तक वो उस ट्री पर से नहीं उतरे। चौथे दिन वो दोनों पेड़ पर से उतरी और जान बचाते बचाते रंगून पहुंची, जहां पर नेताजी ने उनको शाबाशी दी। नूर इनायत खान टीपू सुल्तान की वंशज थी और उनकी मां ब्रिटिशर थी, पर अमेरिका में पली बड़ी थी। नूर इनायत खान का जन्म दिसंबर 1913 में हुआ था। वे फ्रांस में रहती थी, पर जैसे ही जर्मनी ने फ्रांस पर इन्वेड किया, तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अब लंदन चली जाएंगी। वो पेशे से एक राइटर बनना चाहती थी, पर फ्रांस के मूड ने उनका भी पोएट्री की दुनिया से रुख बदल लिया। 7 सितंबर 1940 यूके में ब्लिट्ज चालू हुआ। ब्लिट्ज वॉज अ जर्मन बॉम्बिंग कैंपेन। यूके में जगह जगह वाफ में रिक्रूटमेंट हो रही थी। वाफ मीन अ मेंबर ऑफ द वुमेन्स ऑक्सिलरी एयरफोर्स। तो नूर ने भी वहाँ पर रुचि जगाई और एप्लीकेशन भेज दी। पहली बार रिजेक्ट कर दिया गया और फिर दूसरी बार नूर ने विश्वास दिलाया, तो तब जाके उसे रिक्रूट कर लिया गया। तब इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो नूर से पूछा गया कि आप इस वक्त इंडियन लीडर्स का साथ देंगी अगेंस्ट ब्रिटिशर। तो नूर ने हाजिर जवाबी दी कि अभी जब तक फैसिज्म चल रहा है तब तक ब्रिटिशर का साथ दूंगी अगेंस्ट जर्मनी, और जब ये सुलझ जाएगा तो मैं इंडिया के लीडर्स का साथ दूंगी अगेंस्ट ब्रिटिशर। फिर उन्होंने ट्रेनिंग लेना चालू किया अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ लियो मार्क। वहाँ प्लॉटिंग, वायरलेस ऑपरेटर और मोर्स कोड करना भी सिखाया जाता था। फिर वे SOE मतलब स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन होती हैं। फिर वो पेरिस जाती हैं एज अ सीक्रेट एजेंट एंड हर एम वॉज 40 रूई एल्डेगर पेरिस। वहाँ जाके उसे एक कोड नेम मिलता है मैडलिन, पर धीरे धीरे गेस्टापो मतलब सीक्रेट पुलिस ऑफ नाजी SOE के एजेंट्स को कैप्चर करने लगी थी, और अगर कोई बचा था तो वो सिर्फ एक नूर इनायत खान थी, जो कि अपने आप को बचाने के लिए अपनी आइडेंटिटी चेंज करती जा रही थी। She was acting as both a courier and a secret radio operator. जब नाजी ट्रैप बिछाते हैं तब नूर इनायत खान वहाँ से बच निकलती है और इतना तेज भागती हैं कि कोई पकड़ ही नहीं पाता। वहाँ से बच निकली और कुछ दिन बाद वो लंदन जाने के लिए रवाना होने ही वाली थी कि गेस्टापो के लोग आते हैं और उसे कैप्चर कर लिया जाता है। इसमें ऐसा कहा जाता है कि रेनी गेरी नामक एक महिला ने उसे धोखा दिया और वो पकड़ी गई। इन सब SOE एजेंट्स को एवेन्यू फौज में रखा जाता था। नाजी द्वारा पकड़े जाने के बाद फिर वहाँ उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाई जाती थी, पर नूर ने अपना मुंह तक नहीं खोला। इस बीच नूर ने कई बार भागने की भी कोशिश की और आखिर में उसे मार दिया जाता है। हिदायत खान, जो कि नाम के लिए पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर सैयद को इंडिया की खुफिया इंफॉर्मेशन देते थे, असल में वो पाकिस्तान की जानकारी इंडिया को देते थे। मीन
आईबी के एजेंट खालिद मीर को, पर हिदायत खान की तबीयत कुछ नासाज नहीं थी तो वो अब ज़्यादा काम नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपनी बेटी सहमत को देश की जिम्मेदारी सौंप दी और फिर सहमत का ब्याह इकबाल सैयद से करा दिया, जो कि ब्रिगेडियर सैयद के बेटे थे। पर इस सब के पहले उसे ट्रेनिंग दी जाती है, इंफॉर्मेशन गैदर करती है और कहा जाता है कि वहाँ कबीर मुर्तज़ा और पल्लवी खालिद नामक 2 व्यक्ति को ही इंफॉर्मेशन तुम्हें शेयर करनी है। सहमत शादी करके पाकिस्तान आई तो उसे पता चला कि इस बीच मीटिंग सारी ब्रिगेडियर परवेज शायद के घर नहीं और जनरल बेग के घर में होती है, तो सहमत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के इरादे से जनरल बेग के पोते को गाने की तालीम देने जाती थी और उन सब की हरकतों पर ध्यान रखती थी कि क्या प्लान कर रहे हैं। उस बीच उसे पता चलता है कि वो इंडिया पर पीएनएस गाजी द्वारा हमला करने वाले हैं और ये इंफॉर्मेशन जब वो एनक्रिप्ट कोड कर भारत भेजती है तो वो अब्दुल द्वारा पकड़ ली जाती है। तो जब सहमत पकड़ ली जाती है तो उन पर पहले से एक नज़र कायम थी, वो थी अब्दुल की। अब्दुल उस घर का बावर्ची था। उसे सहमत की हरकतों से पता चल गया कि ये एक जासूस है, तो सहमत ने उसे ट्रक के नीचे कुचल दिया और कहा, सॉरी इकबाल। अब्दुल की मौत की तह तक जाने के लिए महबूब सैयद, जो कि इकबाल सैयद के बड़े भाई थे, उनके पास इकबाल द्वारा दिया गया एक सुराग मिलता है जिसे सहमत देख डर जाती है, तो वो कहीं वो पकड़ी ना जाए, इस कारण अनजान शख्स बन के महबूब को जहर दे देती है ताकि वो तह तक ना पहुंच सके। पर इस बीच बाद में पता चलता है कि पाकिस्तान के एजेंट ने सरवर, जो कि रो का एजेंट था, और सहमत द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को इंडिया तक पहुंचाने वाला जो इम्तियाज़ था, वो भी रो एजेंट था। उन दोनों को गिरफ्त में ले लिया जाता है और दूसरे 2 एजेंट थे कबीर मुर्तज़ा और पल्लवी खालिद, जो थे। उनकी इंफॉर्मेशन ब्रिगेडियर सैयद की डेस्क पर सहमत को देखने मिलती है, तो इंफॉर्मेशन भिजवाना अब कठिन बन चुका था। तो फिर अगले दिन खालिद मीर, जो कि आईबी में थे, वो बासी अहमद नाम के सीनियर ऑफिसर बन के ब्रिगेडियर सैयद के घर आते हैं और सहमत से कहते हैं कि 2 घंटे में तुम्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। इस बीच इकबाल को भी पता चल जाता है कि सहमत ही वो जासूस है जिसने अब्दुल और महबूब को मरवाया था। ये बात जैसे ही सहमत को पता चलती है, वो बंदूक तान बिना डरे इकबाल के सामने खड़ी हो गई, पर मार नहीं पाई। उसके बाद इकबाल सैयद अपने पापा परवेज ब्रिगेडियर को सारी बात बता देता है और फिर वो सब सहमत को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, पर सहमत अपना गुरखा किसी और को पहना कर पाकिस्तान आर्मी के सामने भेज देती है। तो उस बीच बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जो कि खालिद मीर का प्लान था, जिससे कि ना बचेगी सहमत और ना मिलेगी कोई इन्फॉर्मेशन। पर इस बात से सहमत अनजान थी और इस बॉम्ब ब्लास्ट में बेकसूर लड़की और इकबाल मारे जाते हैं और फिर सहमत भारत चली जाती है और तब वे माँ बनने वाली थी। उसके घर एक बेटा आया जिसका नाम समर सैयद था और वो भी अब आर्मी में ज्वाइन हो गया था। तो ये बात थी सहमत खान की।